आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रताप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात का समय, ऊपर से ठंड से ठिठुर देने वाली रात। उस रात में अगर आपको पैदल 5 किलोमीटर दूर कहीं जाना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, वो भी रात के 11 बजे का समय हो। और ये बात तब की है जब हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी और ना ही लोग रात के वक्त जल्दी अपने घर से बाहर निकला करते थे। बिजली की सुविधा ना होने के कारण लोग रात को अपने अपने घरों में लालटेन या मोमबत्तियां जलाया करते थे। अगर किसी को कहीं जाना पड़ जाए तो लोग अपने साथ लालटेन या बैटरी टॉर्च लेकर जाया करते थे। उस समय हमारे गांव में सुविधा की कमी ज़रूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। सभी लोगों के पास एक दूसरे के लिए काफ़ी वक्त होता था। अगर गांव में किसी आदमी पर मुसीबत आ जाए तो सभी गांव वाले मिलकर उस आदमी की मदद किया करते थे। वैसे तो उस समय हमारे गांव में आबादी काफ़ी कम थी, मगर उसमें समय सचमुच काफ़ी मज़ा आया करता था। खैर, उस रात हुआ कुछ यूं था कि शाम से ही मेरे घर में काफ़ी खुशी थी, क्योंकि रात वाली ट्रेन से मेरे भैया आने वाले थे। मेरे भैया करीब 2 सालों के बाद अपने गांव वापस लौट रहे थे, तो घर में काफ़ी खुशी थी। मेरे भैया की ट्रेन रात के 11 बजे गांव के स्टेशन पर आएगी और मैं भैया को लेने स्टेशन जाऊंगा। ये बात सोच सोच कर मैं और भी ज़्यादा खुश था। और आज रात को मेरे भैया के पसंद का ही खाना भी बन रहा था। खैर, मेरे घर से स्टेशन करीब 5 किलोमीटर दूर था, तो मैं 10 बजे से पहले ही स्टेशन जाने के लिए निकला। उस रात ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, जिस कारण मैं काफ़ी सारे कपड़े पहनकर निकला था। मैं अपने साथ एक टॉर्च लाइट लेकर निकला था, ताकि घने अंधेरे में उस टॉर्च की रोशनी के साथ मैं स्टेशन तक आराम से पहुंच सकूं। घर से बाहर निकलते ही घने अंधेरे और सनसनाती ठंड हवाओं ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। अंधेरा तो इतना था बाहर कि मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि तभी मैंने टॉर्च जलाया तो टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे ने चारों ओर से घेर लिया। उस घने अंधेरे के सामने मेरी टॉर्च की रोशनी ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। ऊपर से मुझे बाहर मेरे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, मैं इस बात को नज़रअंदाज करके स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि कौन इतनी रात गए घर से बाहर निकलेगा, वो भी इतनी ठंड में। चलते चलते मैं थोड़ा आगे निकल आया। आगे तो और भी ज़्यादा सन्नाटा फैला हुआ था, इतना ज़्यादा सन्नाटा कि मेरे पैदल चलने की आवाज़ मुझे काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ उस रास्ते पर कोहरा इतना फैला हुआ था कि कोहरे पर पड़ रही मेरी टॉर्च की रोशनी सफ़ेद बर्फ़ के समान मालूम पड़ रही थी। खैर, मैं भी घने कोहरे और अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। चलते चलते मैं गांव से थोड़ा दूर निकल आया। गांव से थोड़ा दूर आते ही रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान और अंधेरे में डूब गया। बस अब रास्ते के दोनों किनारे घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। उस बूढ़े आदमी को देखकर मैं एकदम से चौंक गया कि इतनी रात गए ये बूढ़ा आदमी इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहा है। साथ ही साथ उस बूढ़े आदमी ने ठंड के कोई कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हुआ कि क्या इस आदमी को ठंड नहीं लग रही। उस आदमी को इस तरह रास्ते के किनारे बैठा देख मुझे रहा नहीं गया, जिस कारण मैं चलते हुए उस आदमी के पास गया और उस आदमी से कहा, क्या बात है, आप इस ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतनी रात को? इस पर उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, वो बाबू, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरा घर स्टेशन के पास है।
क्या तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ दोगे? उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ चलिए, मैं तो स्टेशन ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। इसके बाद मैं सहारा देकर उस बूढ़े आदमी को उठाया और पकड़कर स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस बूढ़े आदमी का शरीर इतना भारी था कि मैं ठीक से उस आदमी को संभाल तक नहीं पा रहा था। मगर एक बात हैरान करने वाली थी, वो बूढ़ा आदमी दिखने में तो काफ़ी पतला दुबला था, तो उसका शरीर इतना भारी कैसे हो सकता है? अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि जैसे मैं चल रहा था वैसे वो बूढ़ा आदमी नहीं चल रहा था, बल्कि वो बूढ़ा आदमी दोनों पैर हवा में उठाए हुए था। इसका मतलब था कि वो बूढ़ा आदमी चल नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखकर मैं समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, मगर मुझे कहाँ पता था कि यहाँ पूरी दाल ही काली है। कि तभी एकदम से वो बूढ़ा आदमी काफ़ी बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी इतना बड़ा हो गया कि मानो कोई आदमी नहीं बल्कि एक खंबा हो। और उस आदमी का चेहरा भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें गायब हो चुकी थी। साथ ही साथ उस बूढ़े आदमी ने दोनों पैर उल्टे कर लिए। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक शैतान है और अभी ये शैतान मुझे मार डालेगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस शैतान ने एकदम से मुझे उठाकर पटक दिया और मेरा गला दबाने लगा। मैं समझ गया कि आज मेरी मौत निश्चित है। मेरा पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ चुका था और मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। वो बूढ़ा आदमी मेरे गले को इतनी तेज दबा रहा था कि मैं उस बूढ़े आदमी के शक्ति के आगे जिंदा लाश की तरह मालूम पड़ रहा था। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी मैंने देखा एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आ रहा है। जैसे ही वो आदमी मेरे थोड़ा करीब आया तो मैंने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे भैया थे। मेरे भैया के करीब आते ही वो शैतान एकदम से गायब हो गया और मेरी जान बच गई। इसके बाद मैं अपने भैया के साथ घर आ गया और घर वालों को पूरी बात बताई तो मुझे पता चला कि आज से काफ़ी साल पहले वहाँ एक आदमी के ऊपर पेड़ गिर जाने से मौत हो गई थी। तब से उसी आदमी की आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, वो तारीख थी 11 अगस्त साल 2015 की, जब शाम को मुझे मेरे दोस्त प्रतीक का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तब उसने कहा, यार सुनना, मम्मी पापा आज बाहर गए हैं और तू तो जानता है कि मैं रात भर अकेले नहीं रह सकता। अगर आज रात तू मेरे यहाँ रुक जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? प्रतीक की सारी बात सुनकर मैं बोला, अरे कोई नहीं, आ जाऊंगा। बोल कितने बजे आना है? इस पर प्रतीक ने कहा, जब तेरा मन करे, बस रात 9 बजे से पहले आ जाना। और इतना कहकर प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। खैर, मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा ताकि जल्द से जल्द प्रतीक के घर पहुंच सकूं और सारा काम निपटाकर तकरीबन 8:30 बजे तक अपनी मोटरसाइकिल से प्रतीक के घर की ओर निकल गया। आसमान में काले बादलों का जमावड़ा देखकर मैं बाइक को तेजी से भगाने पर मजबूर था, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त आ सकती थी और इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आएगा। खैर, कुछ देर बाद मैं प्रतीक के घर पहुंचा। प्रतीक का घर काफी अजीब सी जगह पर था। आसपास ना तो वहां कोई दूसरा घर था और ना ही कोई दुकान, जिस पर मैंने मन ही मन कहा, अब पता चला साले को इतना बड़ा घर सस्ते में क्यों मिल गया। मेरी बाइक की आवाज सुनकर प्रतीक ने दरवाजा खोला। मैंने बाइक को घर की बाउंड्री के अंदर एक शेड के नीचे रख दिया
ताकि अगर बारिश हो भी तो मेरी बाइक भीगे नहीं, और बाइक रखकर हम दोनों अंदर दाखिल हुए। प्रतीक का घर सच में काफी बड़ा था, और इतने बड़े घर में अकेले प्रतीक तो क्या, कोई भी डर जाएगा। खैर अभी मैं अपनी आंखें फाड़कर उस घर को निहार ही रहा था कि प्रतीक बोला, चल मेरे कमरे में, खाना मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था, चल वही खाते हैं। प्रतीक के बोलते ही हम दोनों उसके कमरे की तरफ जाने लगे। फिर उसके कमरे में जाकर हमने कुछ देर बातें की, और बातों ही बातों में मैंने प्रतीक से पूछा, यार तेरा इतना बड़ा घर है, तुम लोग एक वॉचमैन क्यों नहीं रख लेते हो? जिस पर प्रतीक ने अपनी पेशानी की लकीरों को चढ़ाते हुए कहा, हमने एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार वॉचमैन रखा था, मगर सबने 2 दिन में नौकरी छोड़ दी। वो सब हमारे घर के पीछे जो कब। ये बोलते बोलते प्रतीक रुक गया। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर मैं बोला, क्या क्या घर से थोड़ी दूरी पर क्या है? इस पर प्रतीक विषय बदलते हुए बोला, छोड़ना वो सब, चल खाना खाते हैं और सो जाते हैं, बहुत तेज बारिश आएगी लगता है, बाकी बात मैं कल सुबह बता दूंगा। फिर मैं और प्रतीक खाना खाने लगे। खाने का पहला निवाला अभी मेरे गले से नीचे उतरा भी नहीं था कि तेज हवाओं के चलते कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। बाहर तूफान और बारिश दोनों ही शुरू हो चुकी थी। खाते खाते मैं उठा और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे किसी आदमी की चीख सुनाई पड़ी। मैं प्रतीक की ओर पलटा और बोला, यार शायद कोई चिल्ला रहा है। इस पर प्रतीक ने दीवार में टंगी घड़ी की ओर देखा। तब रात के 9 बज रहे थे और फिर वो बोला, ना ना तेरे कान बज रहे हैं, खिड़की बंद कर और आ जा यहाँ। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, लिहाजा मैंने खिड़की बंद किया। खाना खाकर कुछ देर और हमने बातें की। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में वही चीख गूंज रही थी जिसे मैंने खिड़की बंद करते वक्त सुना था। मैं झट से उठकर बैठ गया और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। हैरत की बात तो ये कि रूम की सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी वो आवाज मुझे साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। मैंने प्रतीक की ओर देखा तो वो गहरी नींद में था, और प्रतीक को देखने के दौरान ही मेरी नज़र तकिए के बीच में रखी बैटरी टॉर्च पर गई। मैंने वो टॉर्च उठाया और प्रतीक के कमरे से होकर घर से बाहर निकलने लगा, ये पता लगाने के इरादे से कि आखिर ये आवाज है किसकी और कहां से आ रही है। मैं जब घर से बाहर निकला तो तब तक बारिश और तूफान दोनों ही थम चुके थे, मगर वो चीखने की आवाज और तेज हो गई। लिहाजा मैं टॉर्च को आगे रखकर और उस आवाज को सुनते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। आसपास सिवाय मेरे और कोई इंसान नहीं था। मेरी कदमों के अलावा सिर्फ रात कीड़ों की आवाज ही थी उस रास्ते पर। उस आवाज का पीछा करते करते मैं प्रतीक के घर से थोड़ा दूर आ चुका था। तभी चलते चलते मेरे कदम एकदम से ठहर गए, क्योंकि वो आवाज एकदम तेज हो चुकी थी। इसका मतलब था कि आवाज यहीं कहीं से आ रही है। आसपास देखा तो पाया कि मेरी दाईं ओर एक पुराना सा कब्रिस्तान है, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी। अभी मैं उस कब्रिस्तान में जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झट से पीछे मुड़ा तो प्रतीक था। तभी मैंने कहा, हो तू है, पर तू तो सो रहा था ना। इस पर प्रतीक बोला, वो सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी छानबीन वाली आदत गई नहीं अभी तक? यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चल घर चल। इस पर मैंने बोला,
रुकना, यहाँ तक आ गए तो देखते हैं कि आवाज है किसकी। जिस पर प्रतीक ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, अबे तू पागल है क्या? तुझे इस कब्रिस्तान के बारे में भी पता नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। पहले पहले तो प्रतीक अंदर ना जाने की जिद पर अड़ा रहा, मगर जब मैंने जिद पकड़ी अंदर जाने की तो उसे झुकना ही पड़ा। फिर मैं और प्रतीक कब्रिस्तान की उस टूटी हुई दीवार को फांदकर अंदर दाखिल हुए। तो जैसे ही हमने कब्रिस्तान के अंदर पैर रखा कि वो चीखने की आवाज और भी तेज हो गई। खैर मैं और प्रतीक आगे बढ़ते रहे। चूंकि वो कब्रिस्तान काफी पुराना था, इसलिए कहाँ कब्र है और कहाँ जमीन उतना समझ नहीं आ रहा था। अभी हम लोग थोड़ा भीतर गए ही थे कि अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा दाहिना पैर पकड़ कर रखा हो, क्योंकि मैं चलने के लिए अपना दाहिना पैर उठा नहीं पा रहा था। मैंने जब अपने पैर की ओर देखा तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि जमीन से निकले एक हाथ ने मेरा पैर पकड़ रखा था। मैंने एक झटके से अपना पैर छुड़ाया, जिस पर प्रतीक ने कहा, संभल कर चल, किसी कब्र में मत चढ़ जाना, देखा ना ये कब्रिस्तान कितना खतरनाक है। अब मैं भी समझ गया था कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, मगर मैं डरा नहीं और प्रतीक के साथ आगे बढ़ता रहा। अभी हम लोग उस जगह से थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी मेरी नजर पास ही में मिट्टी के टीले पर बैठे एक आदमी पर गई, जो कि अपना सिर झुकाए जोर जोर से रोए जा रहा था। उसकी चीख इतनी दर्दनाक और कर्कश थी कि मैं चुप नहीं रह पाया। अरे भाई साहब, क्यों रो रहे हैं आप? और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं आप? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो। और ये बोलते हुए जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा उठाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, जिससे मांस लटक रहा था। ये सब देखकर मैं और प्रतीक वहां रुक नहीं पाए और हमने घर की ओर दौड़ लगा दी। कुछ देर ऐसे ही भागने के बाद प्रतीक ने कहा, ठीक है, वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ पाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, वो कब्रिस्तान भूतिया है और वहां से चीखने की आवाजें आती रहती हैं। चल ठीक है, तू डर मत। प्रतीक की सारी बात तो मुझे समझ आ गई, मगर एक बात अभी भी खटकती रही कि आखिर प्रतीक इतना हिम्मत वाला कब से हो गया। खैर कुछ ही देर में हम लोग प्रतीक के घर के दरवाजे पर थे। इससे पहले कि हम दोनों अंदर दाखिल होते हैं, प्रतीक ने कहा, तू चल, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इस पर मैं बोला, कहाँ जा रहा है? इस पर उसने फिर से मुझे अंदर जाने को कहा, लिहाजा मैं अंदर चला गया। मगर जैसे ही मैंने प्रतीक के कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रतीक बेड पर आराम से सोया हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता था? और आज भी ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि अगर उस रात मेरे साथ प्रतीक नहीं था तो वो था कौन? खैर अब प्रतीक दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी दीपक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।